सोचो अगर तुम्हारी बॉडी बिलियंस ऑफ सेल से नहीं बल्कि सिर्फ एक सिंगल जायंट सेल से बनी होती। साउंड्स कूल, राइट? लेकिन रियलिटी में अगर एक सेल इतना बड़ा होने की कोशिश करेगा तो वो तुरंत मर जाएगा। इसका रीज़न बायोलॉजी नहीं बल्कि ज्योमेट्री एंड फिजिक्स है। नेचर में साइज की एक लिमिट है जिसके बियॉन्ड लाइफ सस्टेन करना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर बड़ा होना प्रॉब्लम है तो सेल्स इनविजिबली स्मॉल क्यों नहीं हो सकते? वाई कैन नॉट अ सेल बी एट द साइज ऑफ सिंगल एटम? आज हम लाइफ की इन्हीं फिजिकल बाउंड्रीज को डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले सेल बहुत बड़े क्यों नहीं होते? इमेजिन करो एक सेल एक स्फेयर है। जैसे एक सेल बड़ा होता है उसका वॉल्यूम क्यूब में बढ़ता है और उसका सरफेस एरिया जो है स्क्वायर में बढ़ता है। प्रॉब्लम यह है कि सेल जो है फूड अपनी मेम्ब्रेन से लेता है। अगर सेल बड़ा हुआ तो उसका वॉल्यूम इतना बड़ा हो जाएगा कि उसका सरफेस एरिया उसे फीड नहीं कर पाएगा। सेल्स अंदर से स्टार्व हो जाएंगे और मर जाएंगे। इसलिए नेचर ने इसका सॉल्यूशन निकाला, मल्टी सेलुलैरिटी। यानी जैसे सेल ज़्यादा होंगे वैसे सेल्स को न्यूट्रिएंट पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉलर इज़ बेटर। तो सवाल ये है, हम कितना छोटा जा सकते हैं, कितना छोटा सेल हम बना सकते हैं। अगर हम सेल को श्रिंक करते जाएं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां स्पेस प्रॉब्लम होने लगेगी। जिसका मतलब ये है कि लाइफ को चलने के लिए जो चीज़ें वहाँ चाहिए वो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेंगी। जैसे कि मिनिमम एक डीएनए चाहिए और प्रोटीन्स बनाने के लिए राइबोसोम्स चाहिए, तो वो सब वहाँ पर क्राउडेड होने लगेंगे, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएगी। साइंटिस्ट ने पाया कि एक सेल को जिंदा रहने के लिए कम से कम 250 से 450 जीन्स चाहिए ही होते हैं। ये डीएनए फिजिकल स्पेस भी लेता है और सेल्स को ग्रो करने के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए वो भी मिनिमम अमाउंट में रिक्वायर्ड होनी चाहिए अलोंग विद द राइबोसोम्स। एक थ्योरेटिकल लिमिट ऐसी आती है जहां सेल इतना छोटा हो जाता है कि डीएनए और राइबोसोम्स के अलावा वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए जगह ही नहीं बचती। तो अगर सेल इससे छोटा हुआ तो राइबोसोम्स कैटास्ट्रॉफ हो जाएगा, जिसका मतलब है मशीनरी फिट नहीं हो पाएगी और काम नहीं कर पाएगी। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म है जो इस लिमिट को पुश करता है, माइकोप्लाज्मा। इसका साइज सिर्फ 200 से 300 नैनोमीटर होता है। ये इतना छोटा कैसे है वो आज हम समझेंगे। सबसे पहले ये चीट करता है। तो ये एक पैरासाइट है, ये अपने होस्ट से न्यूट्रिएंट्स चुराता है, इसलिए इसे खुद का मेटाबॉलिक सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये अपने जीनोम को छोटा रख सकता है। बट सिर्फ फिट कर देना ही एक प्रॉब्लम नहीं है। एक और इनविजिबल प्रॉब्लम है मॉलिक्यूलर क्राउडिंग। सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूजन से एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। अगर सेल बहुत छोटा और क्राउडेड होगा तो टीआरएनए जैसे मॉलिक्यूल्स राइबोसोम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे और वो ट्रांसलेशन हो ही नहीं पाएगी। इसलिए अगर डिफ्यूजन स्लो हो गया तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी और सेल ग्रो नहीं कर पाएगा। तो चलिए अब इसको मैथमेटिकली समझते हैं कि कैसे पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है एक छोटे से सेल के अंदर सारी चीज़ें आ पाना या फिट हो पाना। तो सबसे पहले हम जो एग्जांपल लेके चलेंगे वो है माइकोप्लाज्मा। तो इसका जो साइज़ होता है 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। अगर रेफरेंस की बात करूँ तो ये 1000 टाइम्स स्मॉलर है देन ए टिपिकल ह्यूमन सेल। तो जैसे हमने बात करी माइकोप्लाज्मा जो है वो एक पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है, तो वो बहुत सारे जीन्स अपने जो है हटा चुका है, उसके पास नहीं मौजूद हैं। वो अपने होस्ट पर डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो सपोज़ ये माइकोप्लाज्मा है, उसके अंदर उसका बेसिक डीएनए होगा, कुछ राइबोसोम्स होंगे, ये सारी बेसिक चीज़ें चाहिए क्योंकि आपने सेंट्रल डोग्मा में पढ़ा है डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना। ये एक सेंट्रल डोग्मा जो है, ये एक प्रोसेसिंग जो है जिसमें बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है, वो बहुत ही ज़रूरी होता है, हर एक सेल को ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर इस सेल की साइज़ हम स्मॉल कर दें तो स्मॉलर सेल में क्या होगा। स्मॉलर सेल में हमने बात करी कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम वो बढ़ने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो ये जो माइकोप्लाज्मा है इसकी साइज़ की हम बात कर रहे हैं तो लगभग 200 से 300 नैनोमीटर इसकी साइज़ होती है। तो इसके अंदर फिट करने के लिए मिनिमम क्या चीज़ें चाहिए? तो एक तो आपको डीएनए चाहिए। ये डीएनए की हम बात करें तो अगर माइकोप्लाज्मा को लें तो इसका जीनोम साइज जो है 580 केबी यानी किलो बेसिस के आसपास इसका जीनोम होता है। दूसरा हमें यहाँ पर राइबोसोम चाहिए होंगे, तो राइबोसोम्स का एक टिपिकल साइज जो है 25 नैनोमीटर होता है। और हमें यहाँ पर चाहिए होंगे एंजाइम्स, राइट। मिनिमम एंजाइम्स वर्क करने के लिए जो चाहिए होंगे वो हम यहाँ पर इस केस में लेकर चलेंगे। इस सेल का साइज अगर हम 200 से 300 का रेंज जो है, अब हम 200 ले लेते हैं, उसे एज्यूम कर लेते हैं 200 नैनोमीटर। नाउ इस सेल की जो रेडियस होगी वो आ जाएगी 100 नैनोमीटर के आसपास, राइट। और आपको पता है कि सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी खुद की अपनी कुछ थिकनेस होगी। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस जो है लगभग 8 नैनोमीटर के आसपास होती है।
तो यहाँ से अगर मुझे इस पूरे सेल का वॉल्यूम निकालना हो तो इसको मैं एक स्फेयर मान के चल रहा हूँ, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर रेडियस मैंने 100 नैनोमीटर ले लिया और आप सारी वैल्यूज रख सकते हो। 100 में से आपको ये 8 माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद जो फाइनल वैल्यू आएगी मैं वो फाइनल लिख रहा हूँ। तो 3.2 इंटू 10⁶ नैनोमीटर क्यूब ये वॉल्यूम आएगी, राइट। इसको हम और अपने सहूलियत के लिए 32 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ नैनोमीटर क्यूब कर लेते हैं, क्योंकि आगे हमें वैसे ही काम आने वाला है ना। मैंने बताया पहली चीज़ जो चाहिए वो डीएनए है, और डीएनए का अगर मैं बेसिक मॉलिक्यूल की बात करूँ तो इसका जो एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड की जो बीच में दूरी है, यानी पूरा जो इसका डिस्टेंस है वो 2 नैनोमीटर है। अगर इसको मैं एक सिलेंडर एज्यूम कर रहा हूँ तो 1 नैनोमीटर के आसपास इसका रेडियस आएगा, और इसकी लेंथ वो हम अगर एल मान ले तो उसकी लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो टोटल जीनोम है दैट इज 580 किलो बेसिस, यानी 580 और उसके आगे 3 और जीरो लगा दीजिए। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.34 से, क्योंकि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर होती है। तो ये आपका निकल के आ जाएगा, इसका लेंथ लगभग 197,200 नैनोमीटर ये आ जाएगा आपका। यहाँ से अगर मैं इसको सिलेंडर एज्यूम कर रहा हूँ तो इसका मैं वॉल्यूम अगर निकालूंगा तो पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला रखने के बाद जो वॉल्यूम आएगी, लेंथ ले लिया और रेडियस ले लिया, वो सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद 6.2 इंटू 10⁵ नैनोमीटर क्यूब आएगी। अब अगर आप इस वैल्यू को देखोगे तो लगभग आप जो हमारा इनिशियल 32 इंटू 10⁵ क्लोजली अप्रॉक्सीमेटली ये 20% ऑफ वॉल्यूम ले रहा है। तो डीएनए ने ही 20% जगह ले ली है। जो माइकोप्लाज्मा है इसमें 20% जगह डीएनए ने ही जो है घेर ली है, पूरा स्पेस ले लिया है। अब क्या करेंगे, अब आते हैं राइबोसोम्स पे। अगर हम राइबोसोम्स को देखें तो लगभग मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 100 राइबोसोम्स तो जरूर होंगे, मिनिमम 100 राइबोसोम्स मौजूद होंगे, और इनकी एवरेज साइज 25 नैनोमीटर अगर है तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, टोटल वॉल्यूम जो यहाँ पर निकल कर आएगा, टोटल वॉल्यूम जो यहाँ पर निकल कर आएगा दैट इज 8.2 इंटू 10⁵ नैनोमीटर क्यूब। अब इस वॉल्यूम को भी आप डिवाइड कर सकते हो, जो टोटल हमारे पास 32 इंटू 10⁵ था उस पर आप डिवाइड करोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली दिखेगा 25% ऑफ टोटल वॉल्यूम इसने ले लिया है। तो ऊपर 20% और यहाँ 25%, तो 45% जगह तो राइबोसोम्स और डीएनए की वजह से ही भर चुकी है। आगे देखते हैं। तो थर्ड यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स की जरूरत होगी। ये भी बहुत जरूरी चीज़ है, सेल के अंदर होना चाहिए। मैं अगर एज्यूम कर रहा हूँ कि लगभग 1000 यूनिक प्रोटीन्स होने चाहिए, होते इससे ज़्यादा ही हैं पर मैं लोएस्ट वैल्यू लेकर चल रहा हूँ कि 1000 कम से कम चाहिए यूनिक प्रोटीन्स, और उनकी लगभग कम से कम मैं लेकर चल रहा हूँ कि 50 कॉपी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा ही होती है लेकिन मैं मिनिमम लेकर चल रहा हूँ, लगभग 50 कॉपी है। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू निकल के आई 5 इंटू 10⁴। इतने हमें प्रोटीन्स जो है सेल में अभी चाहिए। हर एक प्रोटीन का एक एवरेज साइज में अगर ले लूँ तो 50 नैनोमीटर क्यूब अगर मैं एक एवरेज साइज वॉल्यूम में के टर्म्स में ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम जो आएगा, टोटल वॉल्यूम आप देख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 5 5 जा 25 इंटू 10⁵ नैनोमीटर क्यूब। टोटल हमारे पास 32 इंटू 10⁵ नैनोमीटर क्यूब स्पेस था, उससे 25 गुने 10⁵ नैनोमीटर, मतलब ये लगभग आपका आता है 78%। तो आप देख सकते हो 45% जगह ऊपर ही जा चुकी थी प्लस 78%, तो 8 5 13, एक ऊपर 4 1 5 8 5 12, 123%। ये तो 100% से भी ज़्यादा हो गया। बेयर मिनिमम चीज़ें लेने के बाद भी 100% सेल जो है पूरा क्राउडेड हो जा रहा है, फुल हो जा रहा है। इससे हमें ये समझ में आता है कि देयर इज़ अ लिमिट इन बायोलॉजी, कि आप एक सेल को कितना छोटा कर सकते हो, कितनी स्मॉलेस्ट साइज हो सकती है एक सेल की, उसके लिए एक लिमिट है। हम इनफाइनाइटली स्मॉल नहीं जा सकते। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस ये सारे बेसिक फंडामेंटल चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। इसीलिए शायद वायरसेस इवॉल्व हुए हैं जिनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, बहुत सारे एंजाइम्स नहीं होते, और वो पूरी तरीके से होस्ट पर डिपेंड करते हैं। अगर आपको कुछ मजा आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो अपनी विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और फॉलो कर लीजिए क्यूरियोसिटी लैब को। धन्यवाद।